सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आप लोगों को पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर पाठ के बारे में समझाया था। इसके 3 पृष्ठों की मैंने व्याख्या की थी। आज मैं अगले 3 पृष्ठों की व्याख्या करूंगी। यतीश अग्रवाल जी द्वारा लिखित यह निबंध वैज्ञानिक दृष्टिकोण से परिपूर्ण तथा जीवन के लिए महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला है। कल जो मैंने पाठ का अंश बताया था उसके बारे में पुनः बता दे रही हूँ। दिव्या जो है वो अनिल की छोटी बहन है। वह कुछ दिनों से थकान महसूस करती रहती थी। अस्पताल में डॉक्टर उसके खून की जांच करते हैं तथा अगले दिन जांच की रिपोर्ट से पता चलता है कि दिव्या को एनीमिया है। अनिल जो है वो एनीमिया के बारे में जानना चाहता है, जो कि उसे वहाँ पर एक डॉक्टर दीदी जो अनिल को पहले से जानती हैं, उसे खून की संरचना के बारे में बताती हैं। वो बताती हैं कि हमारा खून जो है वो अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है और सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखने पर ये लाल कण जो है दिखाई पड़ते हैं, जो कि एक प्लाज्मा तरल पदार्थ है जिसमें तैरते हुए दिखाई पड़ते हैं। 1 मिलीलीटर रक्त में इनकी संख्या जो है वो 40 से 55 लाख तक की होती है। और खून में कुछ सफेद कण भी होते हैं और जो है कुछ डिम्बाणु भी पाए जाते हैं। तो रक्त में जो है हमारे ये 3 तरह के कण होते हैं। ये रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं और रक्त का निर्माण जो है वो अस्थियों के बीच मज्जा में होता है, जहाँ कई तरह के कारखाने होते हैं और उनमें ही जो है रक्त का निर्माण होता है। जो रक्त कण हैं उनकी जो कार्यकाल होती है वो होता है 4 से 5 महीने। उसके बाद वो रक्त कण नष्ट हो जाते हैं और उनके स्थान पर नए रक्त कण आते रहते हैं। रक्त का प्रमुख कार्य जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाना है। जो लोग संतुलित तथा पौष्टिक आहार लेते हैं उनमें रक्त का जो निर्माण है वो सुचारू रूप से होता है और उनमें रक्त की कमी नहीं होती है। लेकिन जो लोग सुचारू रूप से अच्छी तरीके से संतुलित भोजन नहीं खाते हैं उनमें रक्त के कमी हो जाती है और वे एनीमिया जैसी बीमारी के शिकार हो जाते हैं। रोगों से रक्षा करने के लिए श्वेत कण होते हैं और डिम्बाणु जो हैं वो रक्त को थक्का जमाने का कार्य करते हैं। तो बच्चों, रक्त को 4 वर्गों में बांटा गया है और आवश्यकता अनुसार किसी को भी रक्त जो है चढ़ाया जा सकता है। डॉक्टर दीदी जो हैं वो रक्तदान के बारे में भी समझाती हैं कि हमें रक्तदान करना चाहिए और रक्तदान से हमें कोई भी नुकसान नहीं होता है और उसकी जगह नए रक्त का निर्माण 1 सप्ताह के अंदर हमारे शरीर में हो जाता है यदि हम उचित आहार लें। तो बच्चों, अब अगले पृष्ठों की व्याख्या मैं पढ़कर बताऊंगी बच्चों। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते, रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इस कमी को ही एनीमिया कहते हैं।
तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं? अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ ही ग्रहण करें। भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हाथ धो लें और साफ पानी ही पिएं। और हाँ, अनिल, एक किस्म के कीड़े भी हैं जिनके अंडे जमीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। तो देखा बच्चों, हमारा जो रक्त का निर्माण है वो हड्डियों के बीच में जो मज्जा होती है उससे होता है। और यदि व्यक्ति जो है, कोई भी मनुष्य उचित आहार यानी संतुलित भोजन, जो फल सब्जियां दूध आहार को ठीक से नहीं लेता है, तो हमारे जहाँ पर रक्त का निर्माण होता है जिन कारखानों में, वहाँ पर कच्चा माल नहीं मिलता। कच्चा माल यही जो हम भोजन करते हैं। तो रक्त के कण नहीं बन पाते, यानी रक्त के कणों का निर्माण नहीं होता और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। उसे ही हम एनीमिया कहते हैं। तो अनिल ने सवाल किया कि क्या संतुलित आहार लेने से हम जो है एनीमिया से बच सकते हैं? तो दीदी ने बताया कि हाँ, यदि हम संतुलित और पौष्टिक भोजन खाते हैं तो काफी हद तक जो है एनीमिया हमें नहीं हो सकता है। लेकिन हमारे देश में जो है वो वैसे तो पौष्टिक आहार ही इसके सबसे बड़ा कारण है एनीमिया का, क्योंकि बहुत से बच्चों को पौष्टिक आहार मिलता ही नहीं है। लेकिन इस रोग के और भी अन्य कारण हैं, जैसे पेट में कीड़ों का हो जाना। अगर पेट में कीड़े हो जाएंगे तो क्या होगा, जो हम भोजन खाएंगे वो पेट में कीड़े ही खा जाएंगे। तो कीड़े कैसे होते हैं? दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा। यदि हम खाद्य पदार्थों को जो है साफ पानी से धोकर अच्छी तरह पकाकर नहीं खाते हैं तो क्या होता है, खाद्य पदार्थों के साथ हमारे पेट में कीड़े पहुंच जाते हैं। या जो जल हम पीते हैं वो भी पूरी तरह से स्वच्छ नहीं है, दूषित है, तो उनके द्वारा भी हमारे शरीर में जो है कीड़े पहुंच जाते हैं। इसलिए जो भी भोजन हम खाएं वो अच्छी तरह से स्वच्छता से बनाया गया हो और भोजन करने से पूर्व अच्छी तरह से हम हाथों को धो लें और साफ पानी ही पिए। और एक किस्म के जो कीड़े होते हैं वो जमीन की ऊपरी सतह पर भी उसके अंडे पाए जाते हैं और इन अंडों से जो उत्पन्न हुए लार्वे हैं वो अगर त्वचा के शरीर में रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। यानी शरीर में जो जमीन पर पड़े हुए कीड़ों के लार्वे हैं वो भी स्किन के द्वारा, त्वचा के द्वारा शरीर के रास्ते में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए क्या हो कि हमें नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए और घर में जो है शौच के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। जो पहले के ज़माने में, अभी भी बहुत गांव में जो लोग हैं वो बाहर शौचालय के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर में ही शौच के लिए शौचालय बना होना चाहिए और हमें नंगे पैर इधर उधर
नहीं घूमना चाहिए, तभी हम एनीमिया की बीमारी से बचे रह सकते हैं। अब आगे देखिए बच्चों, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने बताई। अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया कि रक्त में सफेद कण और बिंबाणु यानी प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? तो वो दीदी से फिर प्रश्न करता है कि बच्चों, रक्त में जो हमने बताया आप लोगों को 3 प्रकार के कण होते हैं, लाल कण, सफेद कण या श्वेत कण, बिंबाणु, प्लेटलेट कण भी होते हैं, तो इनका क्या काम है? तो उससे दीदी ने इसके बारे में बारी बारी से क्रम से समझाया कि इनका जो है शरीर में क्या काम होता है। तो अगले पैराग्राफ में इसके बारे में बच्चों समझेंगे। दीदी बोली, सफेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही के हैं। रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर जो है वो प्रवेश नहीं करने देते, भीतर घर नहीं करने देते हैं। बस संक्षेप में ये मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। तो ये दीदी ने बताया कि सफेद कणों को जो है वीर सिपाही के नाम से जाना जाता है और वो अनेक प्रकार से जो है रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। यानी शरीर में यदि श्वेत कणों की संख्या जो है उचित मात्रा में है तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियां नहीं हो पाती हैं, क्योंकि रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा जो है वो सफेद कण ही करते हैं। और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है। रक्त वाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती हैं। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार जो है वो भर जाती है, जिससे रक्त निकलना बाहर हो जाता है। तो उसकी दीदी ने समझाया कि बिंबाणुओं का क्या काम है। जैसे सफेद कण रोगों से लड़ने में हमारी रक्षा करते हैं, उसी तरह बिंबाणु जो है हमारी चोट लग जाती है तो रक्त बहने लगता है। तो आपने देखा होगा कि यदि रक्त जो है धीरे धीरे बहता है तो फिर बाद में वो वहाँ पे सूखने लगता है, तो वो रक्त जमाने का जो काम है वो बिंबाणु करते हैं। क्यों? क्योंकि जो तरल भाग प्लाज्मा है उसमें एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है बच्चों, जो जहाँ से हमारा रक्त बहना शुरू हुआ है या जहाँ पे शरीर का जो भाग हमारा कट गया है वहाँ से रक्त निकल रहा है, वहाँ पर वो प्रोटीन जो है जाला बुनने लगती है और उससे क्या होता है, बिंबाणु जो होते हैं वो इस जाले में चिपक जाते हैं और इस तरह जो कटा फटा स्थान है वो जो है बिंबाणुओं से घिर जाता है और वो दरार भरने लगती है, जिससे रक्त निकलना बाहर बंद हो जाता है। क्योंकि आप देखते हैं यदि कोई ऐसी नस जो है यहाँ फट जाती है या कोई भी, तो अगर रक्त बहना बंद नहीं होता है तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए सबसे पहले यदि चोट लगने पर रक्त को रोकने का कार्य किया जाता है। अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही रहता है। जैसे हमने बताया कि यदि चोट गहरी लगी हो तो क्या होता है, रक्त बहता ही रहता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। जरूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाए जा सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर जो है कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना बंद हो जाता है
जो उस व्यक्ति के लिए काफी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। तो दीदी ने समझाया कि जो रक्त यदि तेजी से बह रहा है तो हमें जल्दी से उससे निपटने के लिए पहले प्राथमिक चिकित्सा करनी चाहिए। वहाँ पर जहाँ से रक्त बह रहा है वहाँ पर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए और तुरंत ही जो है वो व्यक्ति को, मनुष्य को जो है डॉक्टर के पास पहुँचाने का जो है वो कार्य करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर यदि आवश्यकता पड़े तो टाँके भी लगाए जा सकें, स्टिचेस, क्योंकि यदि रक्त बहना नहीं बंद होता है तो डॉक्टर जो है वो स्टिचेस लगा देता है और दवा, और जो कपड़ा भी हम बांधते हैं तो उससे भी दबाव पड़ता है, उससे भी रक्त का बहना जो है वो रुक जाता है। और यदि बहुत अधिक रक्त जो है मनुष्य का निकल जाए तो आवश्यकता पड़ने पर उसे रक्त चढ़ाया भी जाता है अस्पताल में, जिससे कि मनुष्य के शरीर में रक्त की कमी न हो। अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम कर सकता है? कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को दे सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता है। कुछ गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। जरूरत पड़ने पर व्यक्ति के रक्त की समूह की जांच करने के बाद ही उसे उसी रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है, लेकिन जरूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा। तो दीदी ने बताया बच्चों कि यदि व्यक्ति का जो है वो खून कम हो जाए, यदि उसे आवश्यकता हो तो हमें क्या होता है, उसे रक्त देना होता है, लेकिन हर किसी व्यक्ति का रक्त जो है वो दूसरे व्यक्ति को नहीं चढ़ाया जा सकता। उसको 4 वर्ग समूहों में बांटा गया बच्चों, जैसे ए ग्रुप, बी ग्रुप, ए पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, और ओ ग्रुप और ए बी ग्रुप। तो इस तरीके से ब्लड को जो है 4 वर्गों में बांटा गया है बच्चों। और हम लोग पहले जो है किसी व्यक्ति को यदि रक्त चढ़ाया जाता है तो डॉक्टर पहले उसके रक्त की जांच करता है कि उसका जो रक्त है वो किस ब्लड ग्रुप का है, उसी रक्त को चढ़ाया जाता है। यदि उस रक्त समूह का जो है ब्लड मान लीजिए नहीं मिले तो क्या करना होगा, ये अनिल ने सवाल किया था। तो इसके बारे में बच्चों अब आगे समझेंगे। तो बच्चों दीदी ने बताया कि ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जैसे ब्लड बैंक होता है बच्चों, जानते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें, दीदी ने कहा। तो ये देखा बच्चों आप लोगों ने, ब्लड जो बैंक होते हैं वहाँ पर देखते हैं रक्तदान शिविर लगते हैं, बहुत से लोग जो है वो बैंकों में रक्तदान करते हैं। और यदि मान लीजिए हमारे वहाँ जो व्यक्ति जिसको कि आपात स्थिति के लिए ब्लड की जरूरत है, मान लीजिए वो रक्त उसके ग्रुप का नहीं मिल रहा है या उसके परिवार का भी कोई नहीं दे पा रहा है, तो वो रक्त जो है वो ब्लड बैंक से दिया जाता है और उसके स्थान पर जो परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो ब्लड बैंक में जो है वो रक्तदान कर सकता है अपनी आवश्यकता अनुसार। इसीलिए एक व्यक्ति जिसको की आवश्यकता है उसे ब्लड दिया जाता है तो उसके परिवार से रक्तदान
लिया जाता है, लेकिन ऐसे भी हम अपनी स्वेच्छानुसार जो है रक्तदान, जब शिविर लगते हैं तो हम उसमें रक्तदान कर सकते हैं। अस्पताल में जाकर भी रक्तदान, यदि हम स्वस्थ हैं तो कर सकते हैं समय समय पर। और जो व्यक्ति रक्तदान करता है उसके शरीर में रक्त का जो है निर्माण कुछ ही समय में पुनः हो जाता है। आगे अनिल ने सवाल किया, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ? अनिल ने पूछा। तो दीदी ने उत्तर दिया, नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इसमें से यदि कुछ रक्त किसी जरूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली। फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा, अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा। तो इस तरीके से जब अनिल प्रश्न करता है कि मैं रक्तदान भी कर सकता हूँ, तो दीदी उत्तर देती है कि नहीं, अभी तुम इसके लिए छोटे हो। रक्तदान करने के लिए 18 वर्ष जो है उससे अधिक की उम्र होनी चाहिए और वो व्यक्ति पूरी तरह स्वस्थ होना चाहिए, क्योंकि जिससे रक्त लिया जाता है उसका परीक्षण किया जाता है कि उसे कोई बीमारी तो नहीं है, वह बिल्कुल स्वस्थ है। और एक समय में एक व्यक्ति से केवल 300 मिलीलीटर रक्त ही जो है ले सकते हैं, क्योंकि और ये भी लोगों में धारणा फैली हुई है कि रक्तदान करने से जो है हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, हमें रक्तदान नहीं करना चाहिए। तो ये बिल्कुल निराधार है। यदि हम किसी को थोड़ा सा रक्तदान में कर दें तो उसकी जान भी बच जाएगी। और क्या होगा, हमारा जो रक्त लिया गया है उसके स्थान पर कुछ समय बाद, कुछ दिनों में ही वो रक्त का निर्माण हो जाता है। और उसके लिए हमें पौष्टिक और संतुलित जो है वो आहार लेना चाहिए। तो अनिल इस बात पर कहता है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो नियमित रूप से रक्तदान किया करूंगा। तो इस बात से दीदी उसे शाबाशी देती है कि हाँ, ये उचित है। तो बच्चों, आप लोगों को इस पाठ की व्याख्या समझ में आ गई होगी। अब मैं इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को बता रही हूँ। बच्चों, मैंने कल आप लोगों को 5 प्रश्न दिए थे। उन प्रश्नों के उत्तर ये हैं। पहला प्रश्न था, रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक कौन है? तो रक्त और हमारा शरीर पाठ के लेखक यतीश अग्रवाल जी हैं। ठीक है, पहले अपना प्रश्न 1 लिखिएगा, फिर उसका उत्तर लिखिएगा। दूसरा प्रश्न है, दिव्या को कौन सी बीमारी हो गई थी? तो दिव्या को एनीमिया यानी खून की कमी की बीमारी हो गई थी। बच्चों, खून में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? तो बच्चों, खून में निम्नलिखित 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। पहला लाल कण, दूसरा है श्वेत कण और तीसरा है बच्चों ये बिंबाणु। बिंबाणु इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, इसमें आ की मात्रा लगेगी और ला में छोटा ऊ की मात्रा, बिंबाणु। चौथा प्रश्न है बच्चों, लाल रक्त कणों की बनावट जो है वो किस तरीके की होती है? किस तरह की होती है? तो लाल रक्त कणों की बनावट बालूशाही के आकार की तरह होती है।
पांचवा प्रश्न है बच्चों, रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है? तो रक्त का निर्माण बच्चों अस्थियों के बीच मज्जा में होता है। रक्त का निर्माण कहाँ पर होता है बच्चों? रक्त का निर्माण अस्थियों के बीच मज्जा में होता है। तो ये जो कल मैंने आप लोगों को होमवर्क में प्रश्न दिए थे उनके उत्तर है। अब कुछ अन्य प्रश्नों के उत्तर भी हम जान लेते हैं बच्चों। प्रश्न 6 है बच्चों, सामान्य मनुष्य के शरीर में कितना रक्त होता है? तो सामान्य मनुष्य के शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त होता है। अभी मैंने आप लोगों को बताया पाठ की व्याख्या करते हुए। 1 मिलीलीटर रक्त में कितने लाल कण होते हैं? 1 मिलीलीटर रक्त में बच्चों 40 से 55 लाख लाल कण होते हैं। रक्त के सफेद कणों को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? रक्त के सफेद कणों को शरीर के वीर सिपाही के नाम से जाना जाता है। बिंबाणुओं का शरीर में क्या कार्य है? तो बिंबाणुओं का कार्य जो है शरीर से बहते हुए रक्त को रोकना, वहाँ उसे जमाना है। ठीक है। प्लाज्मा में क्या होता है बच्चों? प्लाज्मा में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो शरीर से बहते हुए रक्त के चारों ओर मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं जिससे रक्त का बाहर निकलना जो है वो बंद हो जाता है। तो ये बच्चों कुछ प्रश्न थे जिनके उत्तर मैंने आप लोगों को बताए, और पाठ से संबंधित या पाठ्य पुस्तक से संबंधित अन्य प्रश्नों के उत्तर भी मैं आप लोगों को जो है भेजूंगी। उसे आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा बच्चों। धन्यवाद।